ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट क्लासेस। दिस इज योर आदर्श पटेल। तो यार हम स्टार्ट कर चुके थे अपना जेनेटिक्स, जो कि अपना एनसीईआरटी क्लास 10th का लास्ट लेक्चर हुआ करता था। और इसमें हमने यार पिछले लेक्चर में मोनो हाइब्रिड क्रॉस वगैरह इतना कुछ क्लियर कर लिया था, पढ़ लिया था। और आज है आपका जेनेटिक्स का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम खास करके डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। और यहाँ पर आकर के आपका जेनेटिक्स पूरा का पूरा यार खत्म हो जाता है। लास्ट में हम सेक्स डिटर्मिनेशन का भी टॉपिक पढ़ लेंगे, जो कि सेक्स और रिप्रोडक्शन का ही अंडर में आता है, पर इसको हम यहाँ पे समझेंगे और इससे रिलेटेड कई सारे क्रॉस भी सीखेंगे, है ना। तो चलिए भाई, हमेशा की तरह फिर एक बार हम जोश और जुनून के साथ अपना लेक्चर शुरू करते हैं। खैर, लास्ट लेक्चर करते हुए लेक्चर नंबर 3 बन चुका, पर कोई ना, देर से आए पर दुरुस्त आए, ऐसा अपना कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा करके चलेंगे यार, है ना? और एक-एक चीज़ को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। देखिए, एक बार पुराना पीपीटी खोलते हैं और देखते हैं यहाँ पे, ये सारा कुछ हम पढ़ लिए थे, मेंडल के क्रॉसेस, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और साथ ही साथ मेंडल का जो 3 लॉ है, उसमें से एक लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इतना कुछ यार पढ़ लिए थे। तो अभी हम खास करके डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखने वाले हैं और मेंडल के बाकी जो 2 लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको देखेंगे। फिर लास्ट का टॉपिक अपना सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। खैर, चैप्टर शुरू करने से पहले एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना चाहेंगे कि ये जो बोर्ड पे यार आपको स्लाइड दिख रहा है, पीपीटी दिख रही होगी, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी ही लिखी हुई डिसेंट बायो की बुक है। ये डिसेंट बायो के नाम से लॉन्च किया है मैंने। इसको आप परचेज कर सकते हैं। बेसिकली एक बुक की तरह से नहीं है, ये नोट है ना? इसमें अगर आप इसको बाय कर लेते हो, तो इसमें आपको कहीं से भी बायो की नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ना ही बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना ही आपको नोट की ज़रूरत है। ये अपने आप में एक नोट भी है, अपने आप में एक शानदार बुक भी है ना? तो इससे पढ़ो। मेरा मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि इससे पढ़ो और फालतू के स्टफ के चक्कर में मत रहो। इससे पढ़ो, अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फेंक दो, है ना? चलिए भाई, शुरू करते हैं इस चैप्टर को यहीं से, ज़्यादा समय खराब ना किए करते हुए। तो देखिए, हमने लास्ट सीरीज में पूरा मोनो हाइब्रिड कवर कर लिया था। उम्मीद है आपको समझ में आया था। और यहीं से हम कहानी की शुरुआत करते हैं, अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ही, ठीक है ना? एक बार ध्यान से देखते जाना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एक बार हम पिछला अपना रिवीजन करते हैं, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कहाँ तक पढ़ना था। तो यहाँ पे देखो यार, जब हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो 2 तरीके के रेशियो की बात किया था मैंने, है ना? पहला था फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया था? 3:1, है ना? 3:1 आया था अपना फिनोटाइपिक रेशियो। इसमें 3 का मतलब था 3 पौधे टॉल थे और 1 प्लांट क्या था? ड्वार्फ था। तो 3:1 रेशियो आया था फिनोटाइपिक रेशियो। और मोनोहाइब्रिड का जो ये जीनोटाइपिक रेशियो आया था, जो जीनोटाइप का रेशियो है, इसको बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। तो ये जो जीनोटाइपिक रेशियो है, ये आया था 1:2:1। क्या हम यहाँ पे टॉल ड्वार्फ ऐसा लिखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं यार, यहाँ पे हम टॉल ड्वार्फ इस तरीके का बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं, 3 प्योर टॉल हैं और 1 हेटेरोजाइगस 2 हेटेरोजाइगस टॉल है, सॉरी, 1 जो है प्योर टॉल है और 2 पौधे ऐसे मिले थे जो कि हेटेरोजाइगस टॉल थे, मतलब जिसके पास पैरेंट, फादर, दोनों पैरेंट के गैमेट थे, मतलब फादर के भी गैमेट हैं ये वाला, और एक मदर का भी गैमेट आया था, ठीक? और एक जो है अपना स्मॉल टी ऐसा आया करता था। तो ये अपना क्या था? ये जीनोटाइपिक रेशियो था और ये है अपना फिनोटाइपिक रेशियो। अगर आप पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं, तो इसको देख कर के आए, नहीं तो सब कुछ पल्ले पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना? क्योंकि ये भैया-दीदी का क्लास नहीं कि स्ट्रेटजी दिए जा रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा बच्चा? तो एक बार नहीं देखे हो तो एक बार पीछे से देख कर के आओ, फिर ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक-एक चीज़ 100% एकदम गारंटी के साथ ही समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हो, फिर देखो, क्या पता समझ में आ जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने 2 तो रेशियो बता दिए, एक फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या आया था? 3:1, और जीनोटाइप क्या आया था? 1:2:1, है ना? ये इतना रेशियो अभी मैंने लिखा है, एक बार फिर हम लिख देते हैं। देखो, ध्यान से देखना, 2 तरीके के क्रॉस हुआ करते हैं अभी। एक तो हुआ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का बात कर रहे हैं, और दूसरा जो आज पढ़ने वाले हैं, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। यही पढ़ने वाले हैं ना बच्चा? देखो, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक? मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जब भी हम बात कर रहे हैं, तो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर में यार एक कैरेक्टर की बात करते हैं। जब हम एक कैरेक्टर पे स्टडी करते हैं,
तो कौन सा क्रॉस हुआ करता है बेटा? तो जब एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ करता है, ठीक? अगर हम यहीं पर 2 कैरेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं, जब हम 2 कैरेक्टर को कंसीडर करने लगेंगे क्या? जब हम यहाँ पे 2 कैरेक्टर को कंसीडर करने लगेंगे तो कौन सा क्रॉस हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना? जब हम सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है और जब हम एक से ज्यादा मतलब 2 कैरेक्टर की बात करेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। इसी तरीके से अगर हम 3 कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक? तो देखो अगर हम 2 कैरेक्टर की क्रॉसिंग कराएँगे मतलब 2 कैरेक्टर की स्टडी सेम टाइम पे कर रहे हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मतलब 1 का डबल क्या हो गया? 2 हो गया। तो ध्यान से देखना, जो जो रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आया है, एकदम ध्यान से सुनना, जो रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आया है, क्या बोला कि जो रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आया है, अगर हम इसी का डबल कर दें, तो क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बन जाएगा क्या? सुनना एक बार और ध्यान सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक कैरेक्टर ले रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। अगर हम 2 कैरेक्टर को कंसीडर कर लें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो क्या क्या मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर जो रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आया है, अगर इसी को हम डबल कर दें तो क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ जाएगा क्या? ध्यान से सुनो, जो रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आया है, अगर हम इसी को डबल कर तो क्या हो जाएगा? डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ जाएगा। मतलब इसी का स्क्वायर कर दें, तो क्या डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ जाएगा। चलो एक बार देखते हैं और फिर हम डायहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उससे मैच करेंगे, फिर हम वापस इसी बात पे आ जाएँगे। समझ में आया क्या? देखना, अगर हम इसी का स्क्वायर कर देते हैं, जैसे फिनोटाइपिक रेशियो कितना आया बच्चा? देखो ध्यान से, फिनोटाइपिक रेशियो आया है 3:1। अगर जैसे ये क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आया है। डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 बार 2 कैरेक्टर लेते हैं, मतलब 2 बार क्रॉस कराते हैं। तो सेम चीज़ को अगर हम ऐसे क्रॉस करा देते हैं ना, तो देखते हैं क्या रेशियो आएगा? बिल्कुल एग्ज़ैक्ट रेशियो आता है। अभी हम इसको प्रूव भी करते हैं। देखो इसको ऐसे करो, 3 का एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 का एक बार इसको ऐसे जैसे बचपन में करते थे, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे ही हम क्रॉस करा भी रहे थे। समझ में आया? तो ये कोई ऐसा जादुई ट्रिक नहीं है, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट। तो 3:3 का रेशियो कराया तो 9 आ जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 फिर इसका 1 का 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो फिर कितना आ जाएगा 3 फिर 1 का 1 से कराओ तो ये आ जाएगा। देखो, अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़े होगे पहले से तो तुमको पता होगा कि ये जो रेशियो आया है, ये क्या है? ये फिनोटाइपिक रेशियो है ना? ये क्या है? ये डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो आता है। अच्छा, क्या है? सही रेशियो है, एग्ज़ैक्टली 110% है, रेशियो सही है। अभी हम डायहाइब्रिड क्रॉस करा करके प्रूव भी करेंगे कि यही सेम रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का भी आता है, ठीक? चलो भाई, अब हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी देख लेते हैं साथ के साथ। इसका अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो निकाल रहे हैं, तो देखो जीनोटाइपिक रेशियो कितना आया है? 1:2:1 क्या आया भाई? 1:2:1 आया है। अगर हम सेम क्रॉस करा देते हैं, देखो 1:2:1 1:2:1 ऐसा ही करा रहे हैं ना? तो अगर ये क्रॉस करा देते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा? हम लिख देते हैं, तुम क्रॉस कराते रहना। 121 ऐसे इसको याद करो, 121, 242 फिर 121 ठीक? 1:1, 2:4:2, 1:1 अभी बस इतना रख लो। तुम्हारे सिलेबस में क्या है? बस फिनोटाइपिक डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो एग्ज़ाम में आता है। ये जीनोटाइपिक रेशियो तुम्हारे सिलेबस में कभी नहीं आएगा, है ना? पर याद कर लो कि डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो भी ऐसा होता है। इसको कैसे याद करोगे? 121 और 121 का डबल कितना होता है? 242 फिर 121 अरे 121 तो तुम यहाँ पे याद रख ही रहे हो। फिर इसका डबल कर दो, 242 बीच में डाल दो, फिर 121 डाल दो, तो इस तरीके से ये आ जाता है ना? चलो भाई, क्या है सही है क्या रेशियो? तो पहले ही बता चुके हैं सही रेशियो है ना? अभी हम इसको प्रूव करेंगे भी। देखो, थोड़ा-सा यहाँ पे चीटिंग करते हैं, चीटिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, यहाँ पे हम देख लेते हैं देखो 9:3:1 डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आया है फिनोटाइपिक रेशियो एग्जैक्टली यार देखो जो मेरा भी आंसर आया है हम लोगों ने जो भी निकाला है कितना आया है इतना ही तो आया है इसका डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो तो इतना आया है इसका मतलब कि जो हम कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं इससे प्रूफ होता है कि जो हम कंसेप्ट को समझाना चाहते हैं सही है ये कॉन्सेप्ट सही है मतलब एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं अगर सेम टाइम पे हम दो कैरेक्टर की स्टडी करने लगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस होगा समझ में आया क्या? एक कैरेक्टर की स्टडी किया तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो 2 कैरेक्टर लिया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो क्या जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आया, अगर इसी का हम स्क्वायर कर देते हैं, अगर एक रेशियो से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या डाई हाइब्रिड मिलेगा?
बिल्कुल मिल रहा है, तो इससे अपना डेफिनिशन भी प्रूफ होता है और इससे अपना कॉन्सेप्ट भी प्रूफ होता है। समझ में आया? मतलब कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसे भी हम कराते आ रहे हैं, सिमिलरली हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कराएँगे। सिमिलर रिजल्ट हमें मिल भी रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने पर भी, है ना? इस तरीके से कुछ बायनोमियल थ्योरम जो अभी मैंने समझाया, ये कोई जादू ट्रिक नहीं है, ये मेंडल का ही समझाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जो कि बायनोमियल थ्योरम यही कहता है, बस हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को सिम्प्लीफाई करके दिखाया, है ना? तो ये कोई हवा-हवाई वाली चीज़ें नहीं है, सारी कुछ लिखी हुई हैं, बस हम इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई तरीके से आपको बता पा रहे हैं, है ना? यही तो खास बात है डिसेंट स्टार में, है ना? चलिए भाई, खैर तो ये बोर्ड पे देख लेना यार, ये सारा कुछ लिखा हुआ है पहले से, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो जब 2 कैरेक्टर की स्टडी हम करते हैं, तो इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस द रेशियो ऑफ कैरेक्टर राइजिंग आउट ऑफ द, और जो भी हम रेशियो देखते हैं, तो पहले जनरेशन में तो हमेशा डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर अपना शो करता है, पर जैसे ही हम F2 जनरेशन में जाते हैं, दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो इसमें सारे के सारे मतलब कैरेक्टर, एक-एक कैरेक्टर यहाँ पे क्लियरली ओपन हो जाता है और पूरे के पूरे कैरेक्टर हमको दिखने लगते हैं। सारे के सारे अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, है ना? होता क्या है कि जब F1 जनरेशन में कौन-सा एलील शो करते हैं, F1 जनरेशन बस डोमिनेंट एलील शो करता है ना? पर जैसे ही यार हम F2 जनरेशन की क्रॉस कराते हैं, तो डोमिनेंट एलील साथ ही के साथ रिसेसिव एलील, हर एक तरीके का एलील अपने आप को F2 जनरेशन में एक्सप्रेस करता ही करता है ना? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी चारों एलील अब अलग-अलग जो चारों हैं सारे के सारे अपने आप को एक्सप्रेस किए थे, है ना? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, मतलब टॉल वाला भी पौधा, ड्वार्फ वाला भी पौधा और दोनों पैरेंट के जीन भी आए थे, ऐसा वाला भी पौधा मिला था, है ना? तो चलो, सिमिलरली मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, अब इसका हम देख लेते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को जब कराए थे, तो कौन-कौन से कैरेक्टर मेंडल ने लिया था, देखना। इसको भी एकदम सिम्प्लीफाई तरीके से पढ़ेंगे। जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, देखो, इसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे। ख़ैर एक बार हम क्या करते हैं यार, एक बार अपने तरीके से देखते हैं, जैसे हम पहले आए पढ़ रहे हैं, तब जाकर के चीज़ें थोड़ी बनेंगी, है ना? नहीं तो ऐसे तो पूरा मसाला ही खत्म हो जाएगा। क्या बात है सर? मसाला क्या होता है? सब मसाला ही है ना? चलो भाई, मेंडल ने 2 कैरेक्टर चूज़ किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। टॉपिक डाल लेते हैं सुंदर-मुंदर एकदम। डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखना, ध्यान से देखना एकदम। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। कितने कैरेक्टर की बच्चा? तो 2 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, किसमें? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ये वाला पेन से भी थोड़ा लिख लिया जाए यार। ये वाला पेन में ये वाला कलर चूज़ कर लिया जाए क्या? हाँ, हाँ। देखो, 2 कैरेक्टर चूज़ किया था, एक तो डोमिनेंट, तो डोमिनेंट को शो करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि ऐसा कर दो, मेल को डोमिनेटिव शो करो, है ना? तो डोमिनेंट में इन्होंने जो कैरेक्टर चूज़ किया था बच्चा जी, इन्होंने जो कैरेक्टर चूज़ किया था बच्चा जी, तो देखना बच्चा जी, देखना भाई, इन्होंने सीड कैरेक्टर को चूज़ किया था, ठीक है ना? इन्होंने एक कैरेक्टर जो चूज़ किया था सीड, और सीड के 2 फॉर्म होते हैं, एक तो सीड का कलर था, है ना? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मैंने बता दिया, तो उसमें क्या था, एक तो सीड का कलर था और क्या था? सीड का शेप था, है ना? सीड का कलर था और सीड का शेप था, यही था ना? तो कलर में क्या था, अगर डोमिनेंट की बात करें तो ग्रीन, है ना? ग्रीन को ग्रीन से लिख देते हैं, है ना? तो ग्रीन, सीड के कलर में ग्रीन था, ठीक? डोमिनेंट जो था, एक ग्रीन था, ठीक? और इस साइड में हम रिसेसिव लिख रहे हैं, इधर हम ऐसे कर देते हैं, इधर ऐसे कर देते हैं, डोमिनेंट और ग्रीन था, और रिसेसिव सीड का क्या था? ग्रीन और येलो, ठीक है ना? और शेप में, सॉरी, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, इट्स माय मिस्टेक, माइंड मिस्टेक। सीट के कलर में क्या था? येलो था, ठीक है ना? डोमिनेंट में क्या था? येलो था, फिर यहाँ पे ग्रीन था, ठीक? फिर यहाँ पे डोमिनेंट में राउंड था और यहाँ पे क्या था? रिंकल्ड था। अरे यही था ना? तो हो गया। देखो, राउंड हो गया, रिंकल्ड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया रिसेसिव में। मतलब कि मास्टर साहब कि आप क्या समझा रहे हैं कि जो डोमिनेंट सीट का कलर था, ये जो कैरेक्टर था, ये था राउंड येलो। बिल्कुल, बिल्कुल। और रिसेसिव कैरेक्टर मास्टर जी आप जो समझाना चाह रहे हैं, ये था रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है ना? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, बिल्कुल, बिल्कुल, यही यही था, यही है, ना? तो देखो, राउंड येलो हो गया और क्या हो गया?
रिंकल्ड ग्रीन हो गया। अरे समझ में आया क्या? राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। अच्छा, तो राउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो राउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो भैया, तो राउंड को कैपिटल आर से, रिंकल्ड को छोटा आर से, ये देखो येलो को वाई वाई से, ग्रीन को छोटू वाई से। अरे हो गया ना? बिल्कुल हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख दें एक पास क्या? एक पास लिख दें क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे लिख देंगे। अरे मास्टर साहब इतना आसान बका है, मर्दवा बहुत आसान बा। देखो, देखो भाई, ये इससे हो गया, ठीक? और ये ऐसा हो गया। अब इससे क्या करेंगे हम? इससे हम गैमीट बनाएँगे। तो देखो, ये कैपिटल आर एक जैसा है, तो एक आर आ गया। ये भी दोनों जो वाई वाई एक जैसे हैं, तो ये ऐसा आ गया। अरे ऐसा ही आएगा ना? बिल्कुल ऐसा आएगा। फिर यहाँ पे देखो ये स्मॉल आर है, स्मॉल वाई तो ऐसे बन गया। अब इन दोनों का ऐसे आपस में क्या करा दो? क्रॉस करा दो, क्रॉस करा दो। जैसे पहले क्रॉस कराते आ रहे हैं, तो ऐसा कर दो। फिर अब क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे कई सारे हो गए, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बस, बस सर ऐसा आएगा। हाँ, ये कौन-सा जनरेशन है? F1 जनरेशन है बेटा जी। F1 जनरेशन में कैसा आया है? तो F1 जनरेशन में आया है कि राउंड येलो, जो जो पौधा आया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? राउंड आया है, येलो, मतलब F1 जनरेशन में हमेशा अपने आप को डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस करता है। तो देखो, यहाँ से भी लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूफ हो गया कि नहीं? बताओ। यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूफ होता है कि नहीं होता? होता है बिल्कुल। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर always dominant character always express themselves इन F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन में ही डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, है ना? दूसरे जनरेशन में तो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा डोमिनेंटली, पर F1 जनरेशन में भी एक्सप्रेस कर देता। अच्छा सर, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये अपना क्या आया है? F1 जनरेशन में क्या आया है? तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक? अब क्या करें सर? अब इससे हम गैमीट कैसे बनाएँगे? तो गैमीट 2 कैरेक्टर को चूज़ करके बनाएँगे। अब इससे गैमीट बनाने का तरीका क्या है? ऐसा है, ऐसा ही हम सिखाए हैं, तो ऐसे ही करो, है ना? तो देखो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, देखो ऐसे ही गैमीट बनाना सिखाया ना, ऐसे ही गैमीट बनाओ, ठीक? फिर स्मॉल आर लो, फिर इसको लो, फिर इसको ऐसे कर लो, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इससे करा दो, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। देखो 4 तरीके के गैमीट बन गए कि नहीं बन गए? बिल्कुल बन गए। तो मेल वाला भी गैमीट हो गया और फीमेल वाला भी गैमीट हो गया। और सर पनेट स्क्वायर भी जैसा कुछ बना रहे थे, उससे नहीं बन पाएगा क्या? वो वाला कॉन्सेप्ट खराब हो गया क्या? नहीं यार, इससे भी बन जाएगा। तो इससे कैसे बनाएँगे? ऐसे बना लो, ऐसे रख लो और ऐसे रखने के बाद क्या करो? देखो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, है ना? ऐसे कर लिए, ठीक? तो देखो ऐसा बन गया ना, ऐसा बन गया ना, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, है कि नहीं? तो देखो अगर ऐसा बन गया, तो देखो इधर किसी को भी मेल, किसी को भी फीमेल शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने तरीके के गैमीट बन गए कि नहीं? देखो ऐसे भी 4 गैमीट बन गए। बिल्कुल यार, अगर ये 4 गैमीट बन गए, देखो ये 4 गैमीट बन गए कि नहीं? अब इस चारों गैमीट का तो हमको क्या कराना है? डायहाइब्रिड क्रॉस कराना है। तो अभी हम तुमको गैमीट बनाना सिखाए, अभी हम डायहाइब्रिड क्रॉस तो कराए ही, ठीक है ना? अब डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे कराएँगे? तो देखो, टोटल कितने गैमीट बने थे? टोटल इतने गैमीट बने थे, 4 गैमीट। तो हम बक्से कितने बनाते हैं? तो इसी को हम मेल भी कंसीडर कर लेते हैं और इसी को फीमेल भी। तो 4 मेल का गैमीट कंसीडर करेंगे, मतलब 4 पौधे ए वाले, इसी तरीके से 4 फीमेल वाले भी पौधे लेंगे, तभी ना क्रॉस कराएँगे। तो 4 ए 4 फीमेल, तो जब क्रॉस कराएँगे मतलब 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा बक्सा बनाओ जिसमें 16 ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस आएँ, ठीक है ना? ऐसा बॉक्स बनाओ जिसमें 16 स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स आ जाए, ठीक है ना? क्योंकि 4 गैमीट है तो 4 मेल के गैमीट, 4 फीमेल के गैमीट, टोटल 60 गैमीट, तो 16 बक्से बनाने पड़ेंगे तुमको। तो एक ऐसा हम बक्सा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक ऐसा बक्सा बनाते हैं और एकदम जादुई बक्सा बनाएँगे कि 16 गैमीट आ जाएँ, ठीक? तो देखो, ऐसा, ऐसा बक्सा बनाओ जिसमें 16 गैमीट आ जाएँ, ठीक? देखो भाई, ऐसा, क्या करें? 1
2 3 4 1 2 3 4 अब क्या करें 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इंटू 4 16 स्क्वायर बॉक्स आ गए क्या बात है मास्टर एक ही बार में बना दिया आप तो चलो भाई अब यहाँ पे हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भर लेते हैं ऐसे ही हमने मेल गैमेट बनाया था तो इसको हम भर लेते हैं यही था ना अरे यही था कि नहीं था यही था ना बस जो यहाँ पे लिखे यहाँ पे जो ऊपर लिखे गैमेट ऐसा ही सेम यहाँ नीचे भी गैमेट बना लो है ना जो यहाँ पे लिखे ऐसा ही सेम यहाँ पे बना लो अब फिर क्या करते थे हम इसको ऐसे इसको भी हम घेरे में ले लेते थे अपने है ना इसको भी ले लेते थे और ये ऊपर वाले को तो हम घेरे में ले ही लिए ठीक ऐसा तुम थोड़ा सुंदर मुंदर बनाना ऐसे मत बनाना ठीक नहीं तो एग्जामिनर तुमको मार मार के सुंदर मुंदर बना देगा चलो भाई ऐसा हो गया इसको भी हम ऐसे थोड़ा जोड़ लेते हैं थोड़े घर से अलग दिखते हैं ठीक हो गया कि नहीं भाई हो गया बिल्कुल बिल्कुल मास्टर हो गया अब यहाँ पे भर देते हैं ठीक है ना अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ तो देखो ए हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई अब भर लेना यार कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसका मल्टीप्लाई इससे देखो एक बार लेजर यूज करें इसका मल्टीप्लाई इससे फिर ए वाला इससे फिर ए वाला इससे फिर ए वाला इससे ठीक फिर ए वाला इससे फिर ए वाला इससे फिर ऐसे ही ए वाला इससे फिर 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 ए वाला इससे 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 ऐसे कर देंगे अरे मास्टर ये क्या हो गया भाई ये तो ज्यादा एक्साइटमेंट में तो मैटर गड़बड़ हो गया अरे आप तो मैटर ही गड़बड़ कर देते हैं कोई बात नहीं देखो भाई ध्यान से एकदम देखो 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 भाई ऐसा हो गया ठीक देखो अरे ऐसे भर लेंगे एक बार मैं जल्दी जल्दी सब भर देता हूँ बिना अपना दिमाग डिस्टर्ब किए सही भर रहा हूँ कि नहीं मैं तुम भी लोग ऐसे टुकुर टुकुर मेरा मुंह मत देखो भर लो बेटा देखो इतने सारे गैमेट बना दिया मैंने ठीक है ना ये जो रिजल्ट है ये सब अपना डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आया और डायहाइब्रिड क्रॉस अगर बनाने के लिए आता है तो ऐसे बनाना एकदम मजेदार तरीके से ठीक? तो इस तरीके से डायहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं हाँ क्या सर खांसी आते रहता है आपको दवाई वही लीजिए चलो भाई तो इस तरीके से हम गैमेट बना लेंगे तो देखो तुम 9 पौधे ऐसे देखोगे ना कि जो राउंड एलो है ठीक है ना तो इस तरीके से जो गैमेट वाली बात है 9:3:3:1 रिजल्ट आया है तो यहाँ से आप देख पाओगे कि उस तरीके का रिजल्ट आता है ठीक है ना कैपिटल आर ऐसे वाला ऐसा वाला होगा ठीक है ना तो इसी तरीके से कितना रेशियो आता है इसका इसका रेशियो आता है 9:3:3:1 ठीक तो इस तरीके से यहाँ से डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो ये तुम याद कर लो अपने लेवल पे काम बन जाएगा तुम्हारा ठीक है ना ज्यादा इसमें दिमाग तुमको खपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है नहीं तो दिमाग में फट जाएगा भैया हो जाएगा काम खराब देखो इसी तरीके से जो अभी तक हम पढ़े हैं सेम ऐसा आ गया ठीक है ना देखो राउंड ले लो राउंड के लिए ग्रीन रिंकल ले लो रिंकल्ड ग्रीन तो यहाँ पे जो रेशियो आ गया ये ऐसा आ गया मतलब 9:3:3:3 9 देखोगे तो राउंड ले लो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी यहाँ पे जो राउंड एलो चूज किया है कैपिटल वाई होगा तो इस तरीके से ये ऐसे हो जाएंगे ठीक है ना राउंड एलो इतने आ जाएंगे ठीक फिर रिंकल्ड एलो फिर रिंकल्ड ग्रीन देखो लास्ट में एक रिंकल्ड ग्रीन है यहाँ पे एक रिंकल्ड ग्रीन है तो यहाँ पे देखो एक रिंकल्ड ग्रीन है एक रिंक और कितने हैं 3 रिंकल्ड एलो है तो यहाँ पे तुम देखो तो 3 जो है रिंकल्ड एलो है फिर राउंड ग्रीन देख लो राउंड ग्रीन 3 है तो ए है राउंड ग्रीन हो गए
फिर राउंड एलो देखो, राउंड एलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक? तो ये जो स्क्वायर बन रहा है, ये जो स्क्वायर बन रहा है, देखो ये वाला, ठीक? ऐसा कुछ बन रहा है ना लीवर जैसे, तो यहाँ पे 9 होंगे, ठीक है ना? यहाँ पे इतने होंगे और बीच में ये आता है राउंड ग्रीन, फिर यहाँ पे लास्ट में एक रिंकल्ड ग्रीन आता है, ठीक? तो इस तरीके से तुम पूरा का पूरा क्रॉस कर सकते हो। अभी ये जो पनेट स्क्वायर है ना, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का क्लास 11-12 में आओ यार, इसको मैं तुमको लगभग 1-2 घंटा तक लगातार समझाऊँगा। इसमें इतनी सारी बातें हैं कि समझाते-समझाते भी पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, पर नहीं समझ पे आओ, ठीक है ना? तो अभी तुम्हारे सिलेबस में बस इतना है, जितना बोल रहा है उतना कान खोल के तुम सुन लो, एकदम बोर्ड वोर्ड में पास हो जाओगे, एकदम मौज-मस्ती से एकदम मजा आ जाएगा तुमको। समझे बच्चा? जब मास्टर साहब कह रहे हैं तो मास्टर साहब का बात मान लिया करो, नहीं तो बेड में बोर्ड वोर्ड में फेल हो जाओगे, फिर ताकते रहना साल भर, ठीक है? बोर्ड देखो हर साल आता है, ठीक है ना? अब तुम डिसाइड कर लो कि इस साल के बोर्ड में तुमको पास करना है कि अगले साल के बोर्ड में पास करना है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो खैर, आगे हम बढ़ते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया होगा, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी समझ में आ जाएगा। अब देखो इतना हम क्रॉस कराए हैं, तभी क्रॉस को थोड़ा दिमाग में तुम्हारे रोकते हैं और हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझते हैं। तो देखो भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बड़े ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब भी हम गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना? ऐसे कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इससे हम गैमीट बनाएँगे तो यही तो गैमीट बना रहे हैं, ठीक? तो जब भी हम गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, तो गैमीट सेग्रीगेट कर जाता है, ठीक है ना? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे गैमीट आपस में सेग्रीगेट कर जाता है, ठीक है ना? बिना मतलब एक-दूसरे को बिना देखे हुए गैमीट आर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना? अपने आप गैमीट सेग्रीगेट हो जाता है। यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही कहता है कि गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे गैमीट आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे गैमीट आपस में क्या हो रहे हैं? एक-दूसरे से सेग्रीगेट हो जा रहे हैं। ठीक है ना? बिना एक-दूसरे को डिस्टर्ब किए गैमीट सेग्रीगेट हो जा रहे हैं। ठीक है ना? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है। और मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो, यहाँ पे ए गैमीट था, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ए गैमीट सेग्रीगेट हो गया, गैमीट बन गया, फिर इस तरीके से चला जाता है। तो जब मेंडल अभी ये जो देखो, अभी तक हम जितना ये सारा कुछ समझते आ रहे हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो सर आपने क्यों ऐसा बनाया? तो ये क्या हम अभी तक करते आ रहे थे? शुरू से ही ये हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करते आ रहे थे। जैसे कैपिटल टी था, तो इससे एक टी बना दे रहे थे। स्मॉल टी था, तो इससे गैमीट बना रहे थे, कि स्मॉल टी बना दे रहे थे। फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो इसको हम वहाँ पर भी गैमीट वाले तरीके से आपको समझाए थे। और यहाँ पर भी सेम बात हम आपको गैमीट के ही तरीके से समझा रहे हैं कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे गैमीट जो होते हैं आपस में एक-दूसरे से क्या कर जाते हैं? सेग्रीगेट कर जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है ना? ये किसने बताया था? ये मेंडल ने बताया था। और मेंडल को कैसे पता चला था? तो मेंडल को गैमीट के बारे में तो कुछ नॉलेज नहीं था, ना मेंडल को जीन के बारे में पता था। मेंडल कुछ क्या कहा करते थे? मेंडल हमेशा ये कहा करते थे कि कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और सेग्रीगेट हो करके जाता है ना? पर जब साइंटिस्ट कम्युनिटी ने मेंडल से पूछा कि कौन-सा फैक्टर है, वो फैक्टर है क्या? उसका नाम तो बताओ, उसका बेसिस बताओ, उसका कुछ मॉलिक्यूलर ब बातें बताओ। तो मेंडल के पास इस चीज़ की बिल्कुल एकदम ज़ीरो नॉलेज हुआ करती थी, ठीक? तो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि गैमीट फॉर्मेशन के समय पे गैमीट सेग्रीगेट हुआ करते हैं। तो मेंडल का दूसरा लॉ भी आपको समझ में आया होगा। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर जाते हैं F1 जनरेशन में ही। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे गैमीट आपस में एक-दूसरे से सेग्रीगेट कर जाते हैं, ठीक? एक खास बात कॉम्पिटिशन का और है कि जो एग्ज़ाम में पूछा करता है कि इन तीनों लॉ में से लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो आपको बताने जा रहे हैं, तो इन तीनों लॉ में से क्या बोला? इन तीनों लॉ में से कौन-सा ऐसा लॉ है, क्या बोला? कौन-सा ऐसा लॉ है जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं? देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? जो लॉ है हमेशा ट्रू है। क्या लॉ 100% सत्य है जो मेंडल ने बोला था? बिल्कुल नहीं। जो मेंडल ने तीनों लॉ दिए थे, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो दूसरा लॉ है, ठीक है ना? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, सिर्फ यही एक ऐसा लॉ है जो विदाउट लिख दिया गया, मैंने थोड़ा अंग्रेजी मेरा खराब है, तो मैं ऐसा लिख देता, तो जो विदाउट एक्सेप्शन है, ठीक है ना?
इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्स में हर जगह ये वैलिड है, ठीक है ना। और देख ही रहे हो कि गैमीट जब भी बनेगा तो उसका हम गैमीट फॉर्मेशन के समय पे गैमीट आपस में एक दूसरे से सेग्रीगेट होगा ही होगा, और इसी इसी तरीके से हमेशा से गैमीट बनता है। इस लॉ का कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है ना। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसका भी एक्सेप्शन है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अपने आप को डोमिनेंट कैरेक्टर शो करे। खैर इतना दिमाग मत लगाओ, बस इतना याद रख लो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ करते हैं ना, ये अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं, और इसका एक्सेप्शन वगैरह मत याद रखो, ठीक है ना। इसका एक्सेप्शन वगैरह क्लास 11 12th में आओगे तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा इसका एक्सेप्शन होता है, ठीक। चलो भाई, इसी तरीके से जो अपना नेक्स्ट लॉ है ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अब क्या कह दिए मेंडल में भैया, मेंडल भैया क्या कह दिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो ध्यान से एक बार हम इस लाइन को पढ़ते हैं कि मेंडल भैया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहते हैं कि व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट आर इनहेरिटेड, जब एक से ज्यादा पेयर इनहेरिट, मतलब एक से ज्यादा पेयर, जब एक से ज्यादा ट्रेट क्या होता है इनहेरिटेड होता है एक साथ में, जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस में हम पढ़ रहे थे ना, तो एक से ज्यादा पेयर था, तो इसी तरीके से जब एक से ज्यादा पेयर इनहेरिटेड हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो कैरेक्टर अपने आप को, हर एक कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है दूसरे जनरेशन में जाने के लिए। समझ में आया क्या? एक बार और सुनना कि इसको और सिंपली करते हैं, और सिंपल करते हैं, और इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है कि कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है, ठीक है ना। हर एक कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है दूसरे जनरेशन में गैमीट फॉर्मेशन के समय पे। थोड़ा और सिंपल बोले तो ये बोल सकते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हर एक कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट करता है। बस इतना बात समझ में आना चाहिए। एक बार और सुनो कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हर एक कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। बस इतना बात समझ में तुमको आना चाहिए, और बस इतना ही याद रखोगे कि एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन ईच एंड एवरी कैरेक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन द नेक्स्ट जनरेशन। बस खत्म है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर तुम इतना समझ पाते हो तो। एक बार और हम इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, more than one pair of trait are inherited in a cross simultaneously. The factor that are responsible for each pair of trait are distributed to the gamete independently. ठीक है ना, मतलब हर एक कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली दूसरे जनरेशन में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, असॉर्ट कर रहा है ना। इसका भी एक्सेप्शन आता है क्लास 12 के एनसीईआरटी में, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जैसा कुछ चीज हुआ करता था, वो सब इसका एक्सेप्शन आता है ना। पर इसका बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बस एक समझाना चाह रहे हैं कि मेंडल यही कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि जो भी कैरेक्टर है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है दूसरे जनरेशन में। जैसे इसको थोड़ा और हम सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो इसको हम ऐसे समझेंगे। कैसे समझेंगे सर? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम कहना क्या क्या चाहते हैं कि जैसे कि एक क्रोमोसोम पे, ये चीज हम एक बार और आप तुमको बता चुके हैं, पर इसको ध्यान से समझना कि एक क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम पे, जैसे एक क्रोमोसोम है ना, यहीं पे हाइट वाला भी जीन है, ठीक है ना, स्टेम के हाइट वाला भी जीन है, यहीं पे कोई और भी जीन है। समझ में आया? जैसे सीड का शेप वाला भी जीन है, सीड का कलर वाला भी जीन है। तो सीड का कलर वाला जीन और सीड का शेप वाला जीन ना आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। तुम यहाँ पे जा रहे हो तो हम जाएंगे तुम्हारे साथ, ठीक है ना। तुम जा रहे हो तो भी हम तुम्हारे साथ जाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक कह रहा तुमको जाना है यहाँ पे तो तुम जा सकते हो यार, ऑब्वियसली तुम्हारी मर्जी है ना। तुमको इनके साथ रहना तुम इनके साथ जाओ, हमको इनके साथ जाना हम इनके साथ जाएंगे, हमारी और तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है ना। एकदम दोनों इंडिपेंडेंट कपल की तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है ना, एकदम निब्बा निब्बी की तरीके से नहीं। छोना तुम भी जा रहे हो कि हम तो तुम्हारा पूंछ पकड़ के छोना के पीछे पीछे मैं चलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है छोना मोना वाला, है ना। इस खैर ऐसा भी होता है, पर ये सब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो क्लास 12th में सब पढ़ेंगे, ठीक। बस इतना याद रखो कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कि ये सोना बेबी नहीं चलेगा, बस यही चलेगा कि तुमको अपने तरीके से रहना है यार, तुम जाओ रहो ना, हम नहीं तुमको टोकेंगे, हम तुम्हारे मैटर में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तुम अपने तरीके से रहो, हम अपने तरीके से रहेंगे, हमको उनके साथ रहना है, हम उनके साथ रहेंगे, तुमको उनके साथ रहना है, तुम उनके साथ रहो, है ना। खैर चलो भाई, समझ में आ गया? इससे तो समझ में आ गया होगा क्योंकि तुम लोग घटिया मेंटेलिटी के बच्चे हो, हमको समझ में आ रहा होगा। खैर हाँ, देखो भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है ना। एक बार यहाँ पे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम से समझेंगे और मजा आएगा। देखो यहाँ पे एक क्रोमोसोम के पेयर है ना। यहाँ पे एक क्रोमोसोम ऐसे गए,
फिर क्या हुआ, यहाँ पे भी तो ऐसे ही क्रोमोसोम थे, फिर इस क्रोमोसोम को इसके साथ जाने का मन था तो इसके साथ चला गया यार। इस क्रोमोसोम के साथ इसको जाने के साथ मजा था, मन किया था तो इसके साथ चला गया, है ना? इसको इसके साथ जाना था, इसको इसके साथ चला गया, ठीक है ना? इसको इसके साथ जाना था, इसके साथ चला गया। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? ऐसे ही तो आज की जनरेशन में हो जा रहा है। बिल्कुल यार, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया है। बताओ यार कितना गंदा है ना? आज तुम्हारे साथ है, कल उसके साथ रह रही है। कितना गंदा बात है। कोई बात नहीं यार, ठीक है? अपनी-अपनी वाली को सँभाल के रखना यार, नहीं तो ऐसा ही किसी के साथ चले जाएगी, तो फिर तुम नाचते रह जाओगे। इसीलिए पढ़ लो, है ना? ताकि तुम्हारी वाली के ही साथ रहे। कोई बात नहीं यार, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा भी नेचर ने बनाया हुआ है। हम ना हमारी गलती है, ना तुम्हारी गलती है, ना उसकी गलती है यार, कोई बात नहीं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट है शॉर्ट में, ठीक है ना? सबको लाइफ में इंडिपेंडेंस ही चाहिए, पर इतना भी नहीं। कोई बात नहीं, पढ़ो। देखिए, इसके बाद अगला क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन भी एकदम मौज-मस्ती के साथ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना? सेक्स डिटर्मिनेशन भी करना आसान है। ये भी जैसे भी हम क्रॉस कराते आ रहे हैं, ऐसे ही कुछ सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर लेंगे। देखो भाई, एकदम ईज़ी है सेक्स डिटर्मिनेशन करना और इसको समझना भी, ठीक है ना? एकदम लुल्लू-पुल्लू सा कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? एकदम लुल्लू-पुल्लू सा। चलो ध्यान से समझना, यहाँ पे पेरेंट है, मतलब यहाँ पे फादर है, ये मदर है। तो फादर के अंदर में कौन-सा क्रोमोसोम होता है? XY, और मदर में कौन-कौन सा क्रोमोसोम है? अरे सर, वाई क्रोमोसोम। मदर में हो गया X क्रोमोसोम, ठीक? और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है मेंडल का? अभी मैंने समझाया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का क्या कहता है कि गैमीट फॉर्मेशन के समय पे हर एक कैरेक्टर आपस में सेग्रीगेट हो जाया करते हैं। तो ये देखो एक्स क्रोमोसोम आ गया और वाई क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गया, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम बनेगा। मदर से तो 2 एक्स है तो बस एक ही एक्स आएगा, ठीक? अब इसकी हम क्रॉस करा दें। कैसे क्रॉस कराएं? तो इसका क्रॉस इससे करा दो तो ये हो जाएगा एक्स एक्स, और ऐसे क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। अगर अगर अब देखो ये क्या है? ये तो बेबी है, ये इधर क्या हो गया? ये जनरेशन है ना, F1 जनरेशन। तो ये सब बेबी आ गई। बेबी को बेस पसंद है तो अरे बेस उस बाद में पसंद करना। ये क्या है? ये पैदा हो गई बेबी गर्ल, माय बेबी गर्ल। देखो, और ये हो गया बेबी बॉय, बेबी बो, तो बेबी बॉय। बेबी गर्ल, बेबी बॉय। तो देखो भाई, अगर एक्स एक्स हो गया तो बेबी गर्ल और एक्स वाई हो गया तो बेबी बॉय। कितना आसान है, बस यही था सेक्स डिटर्मिनेशन। अरे बस इतना ही था क्या? बिल्कुल यार, इतना ही था। खत्म हो गया ना? बिल्कुल। सर इसको पनेट स्क्वायर से जरा एक बार कर दीजिए। अरे तुम भी थोड़ा बहुत कर लिया करो बच्चा। पनेट स्क्वायर, चलो पनेट स्क्वायर से भी समझ लेते हैं। फादर के पास क्या था? एक्स वाई था। मदर के पास था एक्स एक्स, तो यहाँ पे एक सिंगल एक्स ले लेते हैं और एक्स वाई ले लेते हैं, और ऐसा तिगड़म टिगड़िंग कर लेते हैं। देखो एक्स 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 वाई, बस हो गया। या तो या बेबी गर्ल या तो बेबी बॉय आएगा। तो 50% पॉसिबिलिटी होती है कि लड़की होगी, मतलब गर्ल होगी, और 50% पॉसिबिलिटी होती है कि लकड़ा होगा। अरे लड़का होगा भाई, लड़का, लकड़ा, बॉय होगा, लकड़ी, लकड़ा, लकड़ी, लकड़ा, लकड़ी। देखो 50% पॉसिबिलिटी होती है कि गर्ल होगी कि बॉय होगा। और ध्यान से देखना यहाँ पे, सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे ज्यादा बेबी गर्ल होगी कि बेबी बॉय होगा, इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? मदर का कि फादर का? तो सबसे ज्यादा रोल होता है फादर का, क्योंकि फादर के क्रोमोसोम में क्या है? एक्स पाई है, और मदर के क्रोमोसोम में बस एक्स है। तो अगर किसी कपल के बस लड़की हो रही है तो इसमें किसकी गलती है? इसमें फादर की गलती है, ना कि मदर की गलती है ना? तो सोसाइटी में एक टैबू क्रिएट हुआ रहता है ना, इसमें लड़की की गलती नहीं है, इसमें लड़के की गलती है, लड़के की गलती है। अरे समझ में आया क्या? तो इस तरीके से यार पूरा खत्म हो जाता है अपना जेनेटिक्स से। जब मौज मस्ती के साथ हमने पूरा जेनेटिक्स एक एक लाइन खत्म कर लिया। खैर चलो यार, खत्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे, ठीक है? और यहाँ पर पूरा जेनेटिक्स आपको हम कोशिश किए कि खत्म कर पाए, और 3 लेक्चर में हमने जेनेटिक्स का एक-एक कोना। अब इसके बाद उठा के देख लो यार एनसीईआरटी, कोई ऐसा लाइन है जो तुमको समझ में ना आए, फिर बताना, फिर हमको मैसेज करो। समझ में आया क्या? इस तरीके से पूरा एनसीईआरटी समझ में आपको आ गया होगा। खैर, जाते-जाते एक एकदम खूब चटपटा एकदम मोटिवेशनल शायरी मार देते हैं। इसके बाद फिर आगे का प्लान है मोटिवेशन शायरी के बाद हम बताते हैं। तो शायरी यही है कि एक अच्छी-सी लाइन, बस इतना है
क्या लाइन है? लाइन बस इतना है, एकदम मौज-मस्ती का लाइन बस इतना है, लाइन बस इतना है, क्या है कि कद कवि संदीप द्विवेदी का लाइन है जो हमको काफ़ी अच्छा है लगता है। इनका एक बुक है रोने से कुछ होता है क्या, वही की लाइन है, ठीक है ना? तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि पथ कभी भी भटकाएगा, कुछ भी समझ ना आएगा, ईर्ष्या छल से सना पथ अनगिनत बाधा लाएगा। तब मन का नक्शा खोलकर खुद को उसी पर मोड़कर, हार डर भय के धनुष से तीर सा तू बढ़ निकला, लक्ष्य से तू न विचलना, राह में तू न बिखरना। समझ में आया क्या? दैट मीन्स कि राह से मत बिखरो और पढ़ते रहो, मज़ा आ जाएगा एकदम, है ना? चलो भाई, अब इसके बाद हम क्या शुरू करने वाले हैं, इसके बाद का यही प्लान है कि हम शुरू करें कि 5 मिनट एनसीईआरटी या फिर कुछ एनसीईआरटी कैप्सूल क्लास 10th का ही है जिसमें हम 5 मिनट में अभी ये जितना भी ये बड़ा-बड़ा लेक्चर था यार, ये जो हमने लेक्चर डिज़ाइन करा हुआ था, ये हम बस बोर्ड को टारगेट नहीं करके हम पूरा कॉम्पिटिशन को टारगेट कर रहे थे। एनटीएससी, केवीपीवाई, एनजीएससी ओलंपियाड, सीएचएस के एग्ज़ामिनेशन, नवोदय के एग्ज़ामिनेशन, ये जो अलग-अलग अच्छे-अच्छे कोचिंगों के एलन हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, आकाश हो गया, इसके जो क्लास 11-12 के क्लास 11th के जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होते हैं, आकाश के सेट होते हैं, एलन के एग्जामिनेशन पीडब्ल्यू के होते हैं। इसी तरीके से अलग-अलग कोचिंगों के जो अच्छे-अच्छे कोचिंग हैं, इनके जो एग्जामिनेशन होते हैं यार, फिटजी के होते हैं, मोशन के होते हैं, ठीक है ना? जो बच्चे नवोदय से लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए दरोड़ा करके एग्जामिनेशन होता है। तो इस तरीके से 50 एग्जामिनेशन है, इसको आप दे करके बनारस में बहुत सारे कोचिंग हैं, कर्जी है, एल1 है, इस तरीके से मतलब हज़ारों कोचिंग है, अच्छी-अच्छी हैं। मतलब इस तरीके से बहुत सारा है, ठीक है ना? तो ये जो अच्छी-अच्छी कोचिंगें हैं यार, आप क्लास 10th के बाद इसका एंट्रेंस दो, क्लियर करो। इस पर्पज़ से इस लेक्चर को डिज़ाइन किया गया था और पूरी इसी इसी थीम पे पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी और जो भी बाहर के जो इधर-उधर की चीज़ें आती हैं इन सब एग्ज़ामिनेशन में, सारा का सारा ये मसाला मतलब सारा का सारा कंटेंट मैंने आपको डिसेंट बायो की बुक में मैंने डाल के रख दिया था और इसको समझाने के लिए और ये पूरा लेक्चर डिज़ाइन कर दिया और डिसेंट बायो का जब आप बुक यार आप परचेज़ करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा खैर ये तो अब लास्ट लेक्चर में आ गए। तो डिसेंट बायो की बुक में खास बात क्या है कि जब आप खोलेंगे तो उसपे एक क्यूआर हर एक चैप्टर के पास एक क्यूआर है। आप इसको स्कैन करेंगे रिडायरेक्ट हो जाएँगे हमारे यूट्यूब के पेज पे और ये सेम टॉपिक का सेम लेक्चर आपको दिखने लगेगा। समझ में आया क्या? और सारी चीज़ें एक जगह पे हैं। सारी चीज़ें नोट के फॉर्म में है ना? तो ये जो पूरा लेक्चर था यार, ये जो बड़े-बड़े लेक्चर थे, ये सारा इसी चीज़ को टारगेट करके मतलब कहीं से कोई एग्ज़ामिनेशन ना छूटे, बोर्ड और कॉम्पिटिशन, तो इस चीज़ को टारगेट करके मैंने बनाया हुआ था ये पूरा का पूरा लेक्चर और इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं। अगर आपको बस बोर्ड ही देना है या फिर जल्दी से क्विक रिवीजन करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि 5 मिनट या फिर बोर्ड कैप्सूल की तरह इसी तरीके से हम कुछ यार सीरीज़ चालू करेंगे जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट को लगभग 5 मिनट में हम 1-2 कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे। समझ में आया ना? तो इस तरीके से ये जो लेक्चर रहेगा 5-5 मिनट का कुछ लेक्चर रहेगा, 5-5 मिनट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा तो 10 मिनट इससे ज़्यादा तो नहीं, पर 5 या 6 मिनट का मैक्सिमम लेक्चर होगा। इसमें हर एक एनसीईआरटी के 1 या 2 कॉन्सेप्ट होंगे। इस तरीके से 2-3 जो एनसीईआरटी के मेन कॉन्सेप्ट है, तो मुश्किल से 5 या 10 मिनट के लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज़ करा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा होगा बोर्ड में आपको हर एक चीज़ को समझने के लिए और लास्ट टाइम पे लिखने के लिए। चलो यार यहाँ पे अपना हम बकवास खत्म करते हैं और यहाँ पे हम लेक्चर को भी खत्म करते हैं। पढ़ते रहो, मौज-मस्ती करते रहो और एनसीईआरटी ऑपरेशन का कोई तोड़ नहीं है और यूट्यूब पे सबसे प्रीमियम कंटेंट है एनसीईआरटी ऑपरेशन और ये मैं पूरे दावे के साथ बोलूँगा। चलो भाई, इसको देखते रहो, पढ़ते रहो, मौज-मस्ती के साथ चलो खत्म करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।